गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। बीए सेकेंड ईयर में दो पेपर होते हैं, फर्स्ट समष्टि और सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज हम पेपर फर्स्ट का जो कि है समष्टि अर्थशास्त्र, उसका टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सर्वप्रथम हम देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन और कुल उपभोग। इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जैसा कि हमने पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जो कि बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है, उसमें हमने बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम समग्र का अध्ययन करते हैं। इसीलिए इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संपूर्ण रूप में अध्ययन किए जाने वाले, जैसे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत आदि का अध्ययन करते हैं। इसीलिए इसे समग्र का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करके संगठन के औसतों और उनके योगफलों का अध्ययन किया जाता है। तो ये है समष्टि अर्थशास्त्र। अब समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र वैसे तो अत्यधिक व्यापक है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को 8 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत उन सब आर्थिक समस्याओं का समावेश होता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं उसकी समग्र प्रकृति से संबंधित है। अब इसको जो 8 भागों में विभाजित किया गया है, उसमें फर्स्ट है आय एवं रोजगार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण, राष्ट्रीय आय और रोजगार से संबंधित समस्याओं, उनके निर्धारक तत्वों आदि का विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि उपभोग फलन, विनियोग फलन, गुणक, त्वरक आदि। नेक्स्ट है सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत। इसके अंतर्गत सामान्य मूल्य स्तर के निर्धारण के साथ, जैसे कि मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, अपस्फीति, मुद्रा संस्फीति आदि का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास एवं नियोजन का सिद्धांत। अर्थव्यवस्था में विकास एवं नियोजन के सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अंतर्गत विकास एवं नियोजन की व्यूह रचना तथा उसके सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों के सिद्धांत। अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ावों का विश्लेषण, उनके दुष्प्रभावों पर नियंत्रण, व्यापार चक्रों के उतार चढ़ावों को रोकने के उपाय आदि के लिए सरकार के द्वारा जो मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति एवं व्यापार नीति आदि में समायोजन करने पड़ते हैं। इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी विनिमय सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम व्यापार शर्तें, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, फिर विनिमय दरों में होने वाले उतार चढ़ावों का विश्लेषण और विदेशी विनिमय नियंत्रण आदि समस्याओं का अध्ययन करते हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम मौद्रिक व्यवस्थाएं, साख व्यवस्था, बैंकिंग के सिद्धांत, केंद्रीय बैंक की व्यवस्था, उसकी कार्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय वित्त आदि से संबंधित अध्ययन करते हैं। राजस्व के सिद्धांत। इसके अंतर्गत अधिकतम सामाजिक कल्याण की दृष्टि से, जैसे कि सरकारी व्यय, आय, सार्वजनिक ऋण आदि से संबंधित सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। लास्ट है वितरण का समष्टि सिद्धांत। इसके अंतर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक हिस्सा निर्धारित करने के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को 8 भागों में विभाजित किया गया है।
अब हम देखेंगे समष्टि आर्थिक विश्लेषण की शाखाएं या प्रकार। अब समष्टि आर्थिक विश्लेषण की शाखाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, समष्टि स्थितिकी, समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी और समष्टि प्रावेगिकी। फर्स्ट है समष्टि स्थितिकी। इसके अंतर्गत किसी समय बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। ये संतुलन स्थापना के कारणों एवं प्रक्रिया पर ध्यान न देकर केवल किसका विश्लेषण करता है? अंतिम संतुलन अवस्था का विश्लेषण करता है। और इस संतुलन अवस्था को हम निम्न समीकरण से समझ सकते हैं, वह है y = c + i। यहाँ पर इस समीकरण में y है राष्ट्रीय आय, c है कुल उपभोग व्यय और i है कुल विनियोग व्यय। अब समष्टि स्थितिकी को हम रेखाचित्र की सहायता से भी समझेंगे। इस रेखाचित्र में हमने x एक्स पे लिया है हमने राष्ट्रीय आय, y एक्स पे लिया है कुल व्यय और कुल पूर्ति। अब इसमें जो 45 डिग्री रेखा है OY, ये किसको व्यक्त करती है? कुल पूर्ति फलन को। जबकि जो C + I रेखा है वो किसको दर्शाती है? कुल मांग फलन को। और जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण कहाँ पर होता है? जहाँ पर कुल पूर्ति फलन और कुल मांग फलन एक दूसरे को काटते हैं। तो जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देखते हैं कि कुल पूर्ति फलन जो कि कौन सी रेखा है? OY, और कुल मांग फलन C + I वाली रेखा, तो ये दोनों E बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। तो E बिंदु पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है OY। इस प्रकार समष्टि स्थितिकी में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का किसी समय बिंदु पर अंतिम संतुलन अवस्था का विश्लेषण होता है और ये संबंध पूर्ति फलन और समस्त मांग फलन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये स्थिर रहता है। अब इसे हम एक इक्वेशन या एक एग्जाम्पल की सहायता से भी समझेंगे, जैसे y = c + i + g। यहाँ पर c क्या है? उपभोग फलन। c को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया, a + by। a क्या है? स्वायत्त उपभोग और b है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। g है सरकारी स्वायत्त व्यय और i है स्वायत्त निवेश। अब हम इस इक्वेशन से क्या ज्ञात करेंगे? आय का संतुलन स्तर। अब हम मान लेते हैं कि A क्या है? 50 करोड़ रुपए, I बार 100 करोड़ रुपए, G बार 50 करोड़ रुपए और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मीन्स B कितना है? 0.8। इन सब डेटा को हम किस में रख देंगे? या तो y = a + by + i बार + g बार में, या फिर इसके नेक्स्ट इक्वेशन में, या फिर लास्ट वाली में y = a + i बार + g बार अपॉन 1 - b। तो हमने इस इक्वेशन में ये सारे डेटा रखने पर सोल्व करते हैं तो राष्ट्रीय आय कितनी आती है? 1000 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से ये क्या है? समष्टि स्थितिकी आय संतुलन। नेक्स्ट है समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी। इसके अंतर्गत समष्टि चरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्थापित 2 अलग अलग संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जाती है। जैसे हम समष्टि स्थितिकी का समीकरण क्या था? y = c + i, जो कि संतुलन की प्रथम अवस्था को व्यक्त करता है। अब हम मानते हैं कि विनियोग में वृद्धि हो जाती है, तो विनियोग में वृद्धि होगी तो संतुलन की नई अवस्था प्राप्त होगी, तो जिससे हमें एक नया समीकरण प्राप्त होगा, वो है yt = c + i + डेल्टा i। और इन दोनों संतुलन अवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण ही क्या है? समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी कहा जाता है। अब इसे हम एक रेखाचित्र की सहायता से समझेंगे। जैसा कि हमने x पे लिया है राष्ट्रीय आय और y एक्स पे कुल उपभोग एवं विनियोग। अब जैसा कि OY रेखा है वो क्या है? कुल पूर्ति फलन, और C + I रेखा है कुल मांग फलन। अब प्रारंभ में राष्ट्रीय आय का संतुलन किस बिंदु पर निर्धारित होता है? बिंदु E पर, क्योंकि बिंदु E पर कुल पूर्ति फलन और कुल मांग फलन एक दूसरे को
काट रहे हैं। तो बिंदु ई पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है OY। जब हम मानते हैं, क्योंकि इसमें दो स्थितियों के मध्य तुलना की जाती है, तो कुछ समय पश्चात निवेश में वृद्धि होती है तो कुल मांग फलन ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे आय का नया संतुलन स्तर स्थापित होता है। तो जब निवेश में वृद्धि हो जाती है तो कुल मांग फलन और नया कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन एक दूसरे को इवन बिंदु पर काटते हैं, जहां पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है OYT। इस प्रकार से इन दो संतुलन अवस्थाओं की राष्ट्रीय आय का तुलनात्मक विश्लेषण ही क्या है? समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी कहलाता है। अब इसे भी हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, जैसे YT = A + I बार प्लस डेल्टा I प्लस G बार। अब डेल्टा I में कितनी वृद्धि हुई? माना कि बाकी सारे डेटा वही A 50 है जो हमने पहले लिया था, G बार भी 50 है और I बार भी 100 है, लेकिन निवेश में अब कितनी वृद्धि हो गई है? 50 करोड़ रुपए की। तो हम इसमें डेल्टा I को भी ऐड कर देते हैं। तो इस निवेश में वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई? 1250 करोड़ रुपए की। तो मीन्स निवेश में अगर 50 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई? 250 करोड़ रुपए की। क्योंकि निवेश में जब वृद्धि नहीं हुई थी तो राष्ट्रीय आय कितनी थी? 1000 करोड़ रुपए। लेकिन निवेश में जब 50 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है तो आय का नया संतुलन स्तर क्या है? 1250 करोड़ रुपए। मीन्स निवेश में 50 करोड़ की वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होती है? 250 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है समष्टि आर्थिक प्रावेगिक विश्लेषण। इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं परिवर्तन की गति का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम मानते हैं कि T अवधि में उपभोग किस पर डिपेंड रहता है? पिछले समय जो कि क्या है? T-1 की आय पर निर्भर करता है। तो आय एवं उपभोग का ये प्रावेगिक संबंध फलनात्मक रूप में CT = फंक्शन ऑफ YT-1 होगा। अब इसे भी हम एक रेखाचित्र की सहायता से समझेंगे। किसको? समष्टि आर्थिक प्रावेगिक विश्लेषण को। इसमें हमने x अक्ष पे लिया है राष्ट्रीय आय और y अक्ष पे है उपभोग एवं विनियोग व्यय। अब प्रारंभिक राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर कहाँ पर है? बिंदु E पर, क्योंकि बिंदु E पर ही जो कि OY रेखा है कुल पूर्ति फलन और C + I रेखा जो कि है कुल मांग फलन एक दूसरे को काट रही है। इसीलिए प्रारंभ में आय का संतुलन स्तर क्या है? OY 0। लेकिन हम कुछ समय पश्चात निवेश में वृद्धि हो जाती है, जिससे मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे नया संतुलन बिंदु क्या हो जाता है? E1 तथा राष्ट्रीय आय का स्तर क्या हो जाता है? OY1। उपयुक्त चित्र में प्रारंभिक संतुलन बिंदु E से E1 तक का चलन या फिर राष्ट्रीय आय में OY0 से OY1 तक का चलन विश्लेषण ही समष्टि प्रावेगिकी है। थैंक यू।